तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यांमार की बॉर्डरिंग फेंसिंग के बारे में, एंड देन बोडो ग्रुप क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है इन दिल्ली स्पेसिफिकली, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए अब कौन सा पार्ट 2 वर्जन सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है कि इसे रोका जा सके। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब अप्रूव कर दिया है गाजा रेजोल्यूशन को, और सुप्रीम कोर्ट का एनआईए के केसेस के ऊपर क्या टेक है, एंड स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है ग्रीन क्लियरेंसेस को लेकर क्या आया है, उन्होंने ओवरटर्न किया है अपनी प्रीवियस जजमेंट को, और ब्रॉडकास्ट ऑफ वायलेंस वीडियोज के ऊपर सरकार ने एक स्पेसिफिक चीज जो है बताई है। देन तेलंगाना स्पीकर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, अब उन्होंने एक्ट करना यहाँ पर शुरू किया है, उसके ऊपर भी हम बिल्डअप करेंगे क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दैट। और नए एआई इनिशिएटिव जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं स्पेसिफिकली इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर की विजिट इंडिया विद स्पेसिफिक एक कोई आइडिया के साथ आए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन रूल्स फॉर द डिसेबल्ड, क्या क्या यहाँ पर बैकलॉग्स है, क्या क्या चीजें जो है वो अब उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द डिसेबल्ड पीपल, वो डिस्कस करेंगे। डिक्लाइन हुआ है इंडिया के एक स्पेसिफिक ट्रेड सेक्टर के अंदर, क्या है उसका रीजन, वो डिस्कस करेंगे। एंड उड़े देश का आम नागरिक, उसका एक मॉडिफाइड प्लान जो है वो प्रपोज किया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड चाइना का रिस्पॉन्स टू जापान क्या आया है, इंडिया रशिया का जो ट्रेड है वो एक नए सेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ, और नए इंडिजिनस टेरिटरीज एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट, तो क्या है पूरा का पूरा इशू डिस्कस करते हैं। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 19 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली डिस्कस भी करेंगे। टू बिगिन विद, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मेंस डे, राइट। वी मस्ट ऑलवेज कि ऐसा नहीं है कि हम जनरली ये चीज़ को बोल रहे हैं कि हम विमेन को ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, विमेन सेंट्रिक ज़्यादा हो रहे हैं, तो वी शुड सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ मेन एंड द साइलेंट behavior they keep in their minds, right, and different things, जो sacrifices भी उन्होंने अपने लिए या even family के लिए, आसपास वाले लोगों के लिए भी किए हैं। So सिर्फ और सिर्फ औरतें नहीं, इवन men also deserve respect, right? So happy men's day to all of you, जो भी है। एंड अब शुरू करते हैं न्यूज़ को। चलो शुरू करते हैं कि मणिपुर गवर्नर रिव्यूज फेंसिंग अलोंग द म्यांमार बॉर्डर। तो बेसिकली अब जो बॉर्डरिंग है ना, पहले तो ओपन जो है एरियाज रहते थे, बॉर्डर्स के ओपन बॉर्डर्स रहा करते थे। इस वजह से क्या इन्फिल्ट्रेशन का जो आप देखोगे प्रोसेस काफी ज्यादा बढ़ गया था। इन्फिल्ट्रेशन में आप देखो ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, इवन के ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो गई, एंड इवन के वहाँ के लोग इलिसिटली यहाँ पर भाग कर आ जाते थे। एंड म्यांमार के अंदर आप देख रहे हो कि रिसेंटली यहाँ पर सिचुएशंस भी बहुत ज्यादा खराब हुई हैं, एंड नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यांमार ओनली, बांग्लादेश के भी कॉन्टेक्स्ट में चीज चल रही है। पाकिस्तान के साथ तो फेंसिंग इनिशियली शुरू हो गई थी, अब धीरे धीरे करके इंडिया क्या कर रहा है, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए फेंसिंग का प्रोसेस जो है शुरू कर रहा है ना। तो इसी के अब कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि जो वहां पे गवर्नर है म्यांमार के, उन्होंने यहाँ पर रिव्यू किया सिचुएशन क्या है कि मणिपुर से एरिया के आसपास जो अब म्यांमार का बॉर्डर लगता है, एंड इस एरिया को जो कि अब कितना एरिया है 398 किलोमीटर्स का, जो 1 किलोमीटर्स का एरिया है, उसके अंदर बॉर्डर या फेंसिंग का जो अब सिंपल सा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर अब एक रिव्यू मीटिंग या एक रिव्यू आप कह सकते हो कि ऑन द स्पॉट जाके ऑन साइड जाकर उन्होंने जो एक रिव्यू लिया। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ थी। क्वेश्चन इससे अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, अरेंज द फॉलोइंग नेशंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन अकॉर्डेंस विद द लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद देम। ठीक है, कि इंडिया का लैंड बॉर्डर जो है उसके अकॉर्डेंस में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको अरेंज करना है इन कंट्रीज को। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान एंड पाकिस्तान। तो आपको चूज करना है हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच का ऑप्शन। ठीक है, माइंडेड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, हाईएस्ट से लोएस्ट की बात मैं कर रही हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने पीआईबी से ही ली है। तो इसके अकॉर्डिंगली इंडिया मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, अराउंड 4100 किलोमीटर्स का, फॉलोड बाय चाइना जो कि अराउंड 3500 है किलोमीटर्स, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर्स, ठीक है, 3323 किलोमीटर्स, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर्स, म्यांमार 1643 किलोमीटर्स, एंड भूटान आ जाता है 699 अराउंड 700 किलोमीटर्स, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर्स। तो टोटल हमारी जो आप लैंड बॉर्डर्स की स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं तो वो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन बोडो ग्रुप टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली ओवर अकॉर्ड डिले। तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जो बोडो ग्रुप है ना, तो बोडो ग्रुप के अंदर हमारे पास पता है कि हमें ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप स्पेसिफिकली एंडेमिक अगर आप देखो टू असम रीजन,
तो क्या होता है कि इन्होंने एकदम से, आप देख सकते हो कि 2018-19 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अब जैसे मणिपुर की बात कर रहे थे, म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अब जो ये असम वाले रीजन्स है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये मेजरली क्या है, ट्राइबल रीजन्स है। तो ये ट्राइबल रीजन्स में एक आइडिया क्या था कि हमने 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना। तो 6th शेड्यूल का आइडिया क्या था कि अगर हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी इसको देखते हैं, हम इसको असिमिलिस्ट वर्सेस इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी को की तरह देखते हैं। तो असिमिलिस्ट चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बने, ठीक है। वेरएज जो इंटीग्रेशनिस्ट थे उन्होंने ये चीज बोला कि जो ट्राइबल्स हैं उनको हमेशा से ही वो अलग रहे हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, तो उनको यहाँ पर अकेले हमें छोड़ देना चाहिए। तो एक मिडिल पाथ वाज टेकन एंड अकॉर्डिंगली अब ये चीज को डिसाइड किया गया कि ट्राइबल्स एक्चुअली में पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी तो है ही, बट उनका रहन सहन, उनका नेचुरल हैबिटेट, सिंस वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो हमसे अलग है। तो हम उनको क्या करेंगे, एक्सेस देंगे टू द सोशल स्कीम्स या सोशल सेक्टर स्कीम्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज करती रहती है, बट उनको यहाँ पर एक अकेले अलग से रहने का जो जगह है जहां पर जो कि एक्सक्लूसिवली उन्हीं की होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। उसी के बेसिस पे 6th शेड्यूल बनाया गया। तो आप देखोगे कि बॉर्डर्स के आसपास से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, या इवन की जो लोग हैं विद इन द इंडिया अगर वो मूव इन करते हैं, स्पेसिफिकली नॉट इन द ट्राइबल एरियाज, अगर आप कहो ट्राइबल एरियाज में तो कोई ऐसा नॉर्मल इंडियन सिटीजन भी नहीं जा सकता विदाउट परमिशन, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि आसपास वाले रीजन्स के अंदर काफी सारे लोग जो है वहां के रिजाइड करने लग जाते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि अगर वो वहां रिजाइड करते हैं तो इलेक्शंस के अंदर के टाइम पे अगर आप देखो, या आइडियोलॉजीज के बेसिस पे भी जो आइडियाज है वो मैच नहीं करते। और इलेक्शंस के टाइम पे अगर आप देखो कि दोबारा से अगर रिवीजन होती है, कोई एक व्यक्ति 2 साल 3 साल 4 साल से एक स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर रहने लग गया है, तो उसने अपना वोट पिछले जगह से जहां से वो आया था वो छोड़ भी दिया है। तो अब क्या हो रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोगों की थी, वो सैचुरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको भी ये चीजों का लगता है कि दे डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ठीक है। हमने ये चीज पे एग्री किया कि वील बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एज अ होल, है ना। तो अब आप हमें हमारा हक क्यों नहीं दे रहे, जब स्पेसिफिकली हमारे लिए 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो इसी को लेकर अब बहुत सारे जो प्रोटेस्ट है वो स्पेसिफिकली जो कि बोडो कम्युनिटी से वो होने शुरू हो गए थे। तो अब क्या हो रहा है कि साल 2020 के अंदर बोडो अकॉर्ड, जो कि एक पीस अकॉर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, फाइल किया गया था। अब उसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मेजर कुछ चीजों को ले डाउन किया था। अब उसमें जो जो चीजें प्रॉमिस की गई थी वो चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, तो ये डिले हो रहा है उस अकॉर्ड को लेकर। एंड स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा पावर्स बढ़ा दी गई थी टू द पर्टिकुलर काउंसिल जो कि अब 6th शेड्यूल के अंडर एस्टैब्लिश की जाती हैं, ठीक है, जो कि अब इवन की स्टेट लिस्ट का मैटर या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन उनको दे दी गई थी। तो अब उसी के बेसिस पे सिंस अब उसकी एप्लीकेशन नहीं हो पा रही है, उसकी इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, तो इसलिए दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की एंड विद द रिक्वायर्ड 6th शेड्यूल के अंदर जो आपने चेंजेस लेकर आए थे, उस चीज की तो एप्लीकेबिलिटी कहीं पर हो ही नहीं रही है कि कैबिनेट की इसके ऊपर अभी तक अप्रूवल बाकी नहीं है ना, कि हुई है अभी तक कि नेट जो अभी अपनी तरफ से आपने जो क्लियरेंस है वो बोल दिया था कि अकॉर्ड हम फाइल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम सही भी इसको मान के चल रहे हैं कि जो हमारा पीस अकॉर्ड है वो साइन हो गया है, बट इसको कैबिनेट की ही अप्रूवल अभी तक नहीं मिली है। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, कि 6 साल हो चुके हैं उस चीज को। सो अब क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें थी। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर काउंसिल एज पर द करंट क्राइटेरिया। सेकंड है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 46 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पहली की पहली स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कि जो आपका एरिया था, पहले तो आप शुरुआत से देखो कि BTAD दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है असम के अंदर ही स्पेसिफिकली कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी वाले रीजन को घोषित किया गया, तो इसको BTR रीजन बोला जाता है, या BTAD इसका पुराना नाम हुआ करता था। तो ये एक ऑटोनॉमस रीजन है असम की, 2003 के अंदर बेसिकली बनाई गई थी, बट उसको अब आप कह सकते हो कि स्पेसिफिकली जो BTR के नाम से था, इसको अब नाम इसका BTAD से BTR उस टाइम पे कर दिया गया आफ्टर द पीस अकॉर्ड, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली क्या है, अब ये चीज आपको बोली गई है कि आपके 6th शेड्यूल के ही स्पेसिफिक एक पोर्शन को मैं रीड कर रही हूं कि प्रोवाइडेड कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसके अंदर कितने 46 मेंबर्स तो होने चाहिए। 46 मेंबर्स में से जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे, जिनमें से 30 रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं। 46 में से 30 जो है वो ही सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। उसमें से 5 नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज भी होंगी,
5 ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज होंगी एंड रिमेनिंग 6 शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर हैविंग सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज अदर मेंबर्स, जिसमें वोटिंग राइट्स भी होंगी, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे तो उनको वोटिंग राइट्स में यहाँ पर मिलेंगी, जिनको इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट एक तरह से टू द इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट टू द इलेक्टेड मेंबर्स की तरह दिया जाएगा अमंग्स फ्रॉम द अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज ऑफ द बोडोलैंड एरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शैल बी विमेन। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट होली यही बात करती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर ओपन सीट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे ये चीज आपको बताई गई है। तो अब आपकी क्या कह रही है कि करंट क्राइटेरिया के हिसाब से वेलफेयर काउंसिल जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही है। तो वेलफेयर काउंसिल की बात आपको मैं पीआईबी के इसी कॉन्टेक्स्ट से बताती हूँ कि जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था इसके अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश की जानी है बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल, जो कि अब एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के बेसिस पे होगी, जो कि ये भी नोटिफाई करेगी कि बोडो लैंग्वेज एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ असम स्टेट एंड एक सेपरेट डायरेक्टरेट फॉर बोडो मीडियम स्कूल यहाँ पर सेट डाउन किया जाना चाहिए, जो अपने तरीके से ही काम करेगा, अपनी ही लैंग्वेज में ही पढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। सो दिस इज द होल डिस्प्यूट। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी एंड गो थ्रू दिस वंस, ठीक है, कि आपको मेजर चीजें आपको बता देगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर पीस अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली साइन की गई हैं। साइन भी क्या है जिसके ऊपर यहाँ पे बातचीत हुई है, बट कैबिनेट का डिसीजन अभी भी इसके ऊपर पेंडिंग है, ठीक है। देन सेंटर लॉन्चेस अपडेटेड प्लान टू कर्ब मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो बहुत टाइम से ना अगर आप देख रहे हो न्यूज़पेपर्स के अंदर ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात बहुत ज्यादा आ रही है मुद्दे के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स अब नए नए यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे जो अब ह्यूमन बॉडी है एंड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप देखोगे कि ड्रग्स जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर काम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल हैबिट बन चुकी है एंटीबायोटिक्स को ले लेना। अब छोटा मोटा अगर सर दर्द भी शुरू हो जाता है, सर दर्द तो क्या, छोटा मोटा अगर आपका पेट भी खराब हो जाता है, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द डॉक्टर लोग क्या करते हैं, या तो वो केमिस्ट के पास चले जाते हैं या उनको पता है कि पिछली बार डॉक्टर ने क्या दवाई लिख कर दी थी वही एंटीबायोटिक को खाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हो उसका। एंटीबायोटिक शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट, कि जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई उसके बाद जाके आप उसको खाओ। उससे पहले आप नॉर्मल तरीकों से, जैसे डॉक्टर आपको स्पेसिफाई करता है, ठीक है, आपको मेडिकल हेल्थ केयर जो भी प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक बार बार खाने से आपकी बॉडी उससे हैबिचुअल हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर करती है, आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन अगर होती है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब उन्होंने बोला कि इसकी वजह से स्पेसिफिकली इंडिया के केस में आप देख रहे हो कि अब एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न की तरह वो आ गया है, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क पर्टिकुलरली सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर या कैंसर ट्रीटमेंट्स के अंदर ये देखे जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, रेजिस्टेंस को डेवलप कर चुकी है, वो काम ही नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक देने के बाद भी कैंसर ट्रीटमेंट या मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स में जहां पे आपको एंटीबायोटिक खानी जरूरी है, सर्जिकल प्रोसीजर में एक छोटी सी बात बताती हूँ, डेंटल ट्रीटमेंट कराने आप जाते हो, अगर आपको एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करना है ना, तो आपको डॉक्टर बोलेगा 2-3 दिन पहले एंटीबायोटिक खा कर आओ। अगर वही एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी, वो तो फिर अगर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर एक हिंड्रेंस ही है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मुद्दा बन चुका है, एक हेल्थ रिस्क की तरह वो बन चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, सेकेंड वर्जन जो है लॉन्च किया है बेस्ड ऑन कलेक्टिव एक्शन। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि सेकेंड वर्जन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो 2025 से 2029 तक रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हो रही है उसको रोकने की बात की जा रही है, कि हम अर्ली तरीके से, यानी कि जो गैप्स है, पहला वर्जन जो है इसका 2.0 वर्जन है ना, फर्स्ट वर्जन जो है जब लॉन्च किया गया था 2014-15 के आसपास, तो उन्होंने यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में लोगों के दिमाग में डालना शुरू किया था, बट ये मुद्दा जो है वो अभी खत्म नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो गैप्स पिछले वाले आइडिया के टाइम पे लगे थे, ये जो गैप्स रह गए थे, उनको अब हम फुलफिल करने की बात कर रहे हैं, कि एक इंक्रीज ओनरशिप ऑफ AMI रिलेटेड एफर्ट्स होने चाहिए, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जहां पे बेटर हो सकती है उसको किया जाना चाहिए, एंड स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर होनी चाहिए, ताकि वो एंटीबायोटिक्स को इतना फ्रीक्वेंटली रेकमेंड लोगों को या पेशेंट्स को ना करें। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। तो अब इन एडिशन टू दिस मैं आपको ये चीजें बताऊंगी कि नेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड क्यों यूज किया गया है, नेशनल एक्शन प्लान वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि ये अब ग्लोबल एक्शन प्लान के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं आपको चीजें समझाती हूँ क्वेश्चन के थ्रू। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लोबल एक्शन प्लान एंड ईयर्स। ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन चाइल्ड वेस्टिंग 2019, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर हेल्दी लाइफ एंड वेलबींग फॉर ऑल 2018, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अवॉइडेबल विजुअल इम्पेयरमेंट 2014। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिर्फ 1 पेयर इज करेक्टली मैच्ड, दैट इज
प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वॉइडेबल विजुअल इंपेयरमेंट 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो अब ये ग्लोबल एक्शन प्लान एक्चुअली में क्या है, क्या इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर रोल है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, टू रिपीट या जनरल लैंग्वेजेस में या लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूं, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब ग्लोबल हेल्थ रिस्क को असेस करती है, अकॉर्डिंगली ही हम उसके ऊपर पॉलिसीज भी बनाते हैं। तो यही पॉलिसीज के बेसिस पे WHO टाइम एंड अगेन कीपिंग इन माइंड कि ग्लोबल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट करती है ना, जो कि अब हेल्थ से रिलेटेड है, उसको वो क्या करते हैं, ग्लोबल एक्शन प्लान की तरह लॉन्च कर देते हैं। एंड उसके पीछे का रीजन क्या है, या उसको डिराइव किससे करते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, एंड स्पेसिफिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 से, जो कि आपकी हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली ग्लोबल एक्शन प्लान्स टाइम एंड अगेन, जैसे अब आप मलेरिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देख लो, चाइल्ड वेस्टिंग की भी यहाँ पे बात की जा रही है, तो अब आप देखो कि सिकल सेल डिजीज हो गया है ना, तो ये सारी चीजें जो है क्या है, ग्लोबल एक्शन प्लान है। मतलब कि WHO बोल रहा है कि हमारी रिपोर्ट्स ये चीजें बोल रही हैं कि इतने लेवल पे ये बीमारी इस जगह के अंदर या ग्लोबल लेवल पे परेशान कर रही है लोगों को। नाउ इट इज अ डायरेक्शन गिवन टू द गवर्नमेंट कि आपको अगर नेशनल एक्शन प्लान बनाने हैं, ये हमारा एम है कि इतने टाइम तक हम चाहते हैं कि आपके रीजन के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर उस चीज को एरेडिकेट किया जा सके। एक टाइम पे पोलियो के लिए भी ये चीज की गई थी। तो वही नेशनल एक्शन प्लान जो है, इट इज बेस्ड ऑन दैट ग्लोबल एक्शन प्लान, जिसकी डायरेक्शन WHO के थ्रू उनको मिली। बाइंडिंग नहीं है वो, बट एक तरह से गाइडलाइन की तरह वो सर्व कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है व्हेन इट कम्स टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो पावर डिराइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक करके आपको ये आंसर करेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्लीज गो थ्रू दिस आंसर, जो कि आपको डायरेक्टली चीज बताता है कि चलो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिकली विजुअल इंपेयरमेंट के बेसिस पे देखा, तो 2020 तक वो चाहते थे कि विजुअल इंपेयर जो है, की जो विजुअल इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है उसको अब ठीक किया जा सके। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिविर भी, या इवन की आपको होगा कि वर्कशॉप्स को भी कंडक्ट किया गया था रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंपेयरमेंट की बात करती थी। इवन की हेयरिंग एड्स भी यहाँ पर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो ये सारी जो स्कीम्स, इनका आइडिया ऐसे सरकार को हवा में नहीं आ जाता, वो खुद से सर्वे भी कंडक्ट करते हैं, प्लस WHO की जो रिपोर्ट्स है उसको भी रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो 2020 तक इसको खत्म किए जाने की बात की जा रही थी, बट अगर आप देखो कि इसको अगर इनिशियली 2014 के अंदर सरकार जो है WHO ने लॉन्च किया था। तो ग्लोबल एक्शन प्लान जो चाइल्ड वेस्टिंग का 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, ग्लोबल एक्शन प्लान हेल्दी लाइव्स एंड वेलबींग फॉर ऑल की बात 2018 के अंदर की गई थी। ठीक है, तो 2030 तक का ये एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो अब यहां से ना आप एक चीज को और भी ड्राइव कर सकते हो कि 2018 की बात हो रही है, तो उसके बाद आप देखो 2022-23 के आसपास मिलेट्स की बात सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू कर दी, अन्नदाता की बात शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये ग्लोबल एक्शन प्लान से कहीं ना कहीं ड्राइव रहती हैं। तो अब इसी बेसिस पे आप चीजों को डेवलप भी कर सकते हो कि कैसे ये सारा का सारा जो काम है वो किया जाता है। देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव्स ट्रम्प्स प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ गाजा। तो ट्रंप ने यहाँ पे 20 पॉइंट प्लान जो है वो प्रपोज किया था। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसका एक रेजोल्यूशन पास होना था। उसी के बेसिस पे सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड जो आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अब इन 5 मेंबर्स में से जो परमानेंट मेंबर्स हैं, कोई भी अगर वीटो कर देता है तो वो जो अब किसी भी चीज पे अगर वोटिंग हो रही है तो वो पास नहीं हो पाती है ना। तो अब इन दैट केस अगर कोई नॉन परमानेंट मेंबर वोट कर देता है, फिर तो एक मेजॉरिटी ऑफ 9/15 की यहाँ पर वोटिंग हमें चाहिए होती है। तो अब सेम ही चीज पे जो 20 पीस पॉइंट प्लान है उसके ऊपर आप देखोगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं आपको बताती रहती हूँ टाइम एंड अगेन, बट दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर इतनी ही ज्यादा लड़ाई है चाइना एंड इवन रशिया की विद द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स के किए गए या पास के द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया कैसा रेजोल्यूशन है, दोनों ही परमानेंट मेंबर्स है रशिया एंड चाइना, तो अब उसके वोटिंग के टाइम पे उन्होंने एब्सटेन क्यों किया? दे कुड हैव जस्ट वीटोड इट, वीटो करके वो उस रेजोल्यूशन को कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यही है कि उस टाइम पे एब्सटेनेंस जो है वो रशिया एंड चाइना की देखने को मिली, उन्होंने वोट ही नहीं किया, एब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग। तो मतलब ये हुआ कि रेजोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन 13 वोट से पास होता है, मतलब यूनानिमसली एक तरह से पास हो गया, क्योंकि 2 मेंबर्स तो आपके वोट ही नहीं कर रहे आउट ऑफ 15। ठीक है, तो इसी बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि अब क्या किया जाएगा, जो हमारा एक पीस प्लान है उसके अकॉर्डिंगली एक फोर्स जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, जो कि अब आप देखो कि अथॉरिटीज जो है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाएंगे, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी अराउंड द एरिया ऑफ गाजा, जो कि प्रपोज की गई है। ठीक है, अब ये जो है अब एक स्पेसिफिक चीज तो आपकी पीस प्लान के अकॉर्डिंगली थी,
एक एडिशनल चीज यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगी कि अब इसके बाद एक स्पेसिफिक अब फोर्स तो बना दी है, उसके बाद उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस जो है विल लीड टू फर्दर पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज अ मोमेंट ऑफ ट्रू हिस्टोरिक प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब उन्होंने एक चीज को और भी यहाँ पर बोला कि ब्लूप्रिंट जो है सिक्योर करने के लिए गाजा की एक स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस की, वो भी एक तरह से यूएसए के द्वारा ही क्यों कंट्रोल की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब अगर कोई भी एडिशनल चीज करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू गाजा, क्योंकि सिंस अभी तक स्टेटहुड उनको नहीं दी गई है ना, एंड सिंस ये प्लान जो है यूएसए ने भी प्रपोज किया था, एंड अब जो इंटरनेशनल एक तरह से फोर्स जो है उसको भी स्टैब्लिश कर दिया गया है, बट अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्टली यहाँ पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट होंगे उनका ज्यादा कंट्रोल होगा। ठीक है, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है एग्जिस्टेंस के अंदर या स्टेटहुड ग्रांट होने तक, तो यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली अप्रोच किया जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये चीज कि रशिया एंड चाइना ने बहुत इजीली इस चीज को गिव अवे कर दिया, या वॉज इट ऑल प्लान्ड कि गाजा को बनाया जा सके एंड मेजर कंट्रोल उसका यूएसए जो है वो यूएसए रख पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं, तो ये कैसे एग्जिस्ट करती है, तो दिस इज ऑल पॉलिटिक्स एंड एट द एंड विद व्हेन यू सी थिंग्स कि पॉलिटिक्स जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट होती है, एट द बैक क्या चीजें चल रही होती है, दैट इज ऑल बिजनेस, राइट, नॉट ओनली एट द स्टेट लेवल, यानी कि नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी यही काम चलता है। ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने ये बोला कि गाजा को चाहे स्टेबल किया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि लड़ाई के बावजूद एक एस्पेक्ट ये है कि अगर इतनी लड़ाई है चाइना और रशिया की विद द यूएसए, तो अब ये चीज पे क्यों किया। एक ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप दूसरे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी यहाँ पर देखो कि अब एट द एंड बीइंग ह्यूमंस ओनली, रशिया एंड चाइना ने इस चीज को भी कंसिडर किया कि ग्लोबल पीस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो उनकी गुडविल को यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से वो वीटो नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अब्सटेन करना ज्यादा प्रेफर समझा अपनी नाराजगी दिखाते हुए, बट उन्होंने वीटो भी नहीं किया क्योंकि वो भी अब पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज के बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि एट द एंड ह्यूमन जो एस्पेक्ट है या इवन की जो कंसिडरेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। पहली स्टेटमेंट कह रही है सिक्योरिटी काउंसिल इज बाउंड टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली। सेकंड, एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस व्हिच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल and if it is a party to a dispute under consideration by the security council shall be invited to participate with temporary voting rights। तो यहाँ पे एक चीज और थी which is not a member of either and any non-member, यहाँ पर लिख सकते हो आप, any non-member of the United Nations which is not a member of the Security Council, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council shall be invited to participate with temporary voting rights। Which of the statements above is or are correct? Correct answer is option number A again। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है कि कोई भी पहली चीज कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, चलो आर्टिकल्स के थ्रू समझते हैं कि जो आर्टिकल 24 आपका कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल की या यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, वो यही चीज बोलता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, शैल वर्ड आ गया ना, मतलब यहाँ पर मजबूरी ही है। ठीक है, कि दे मस्ट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट एंड उसके अलावा जब भी उनको नेसेसरी लगता है कि स्पेशल रिपोर्ट्स भेजी जानी चाहिए टू द जनरल असेंबली फॉर इट्स कंसिडरेशन, तो सिक्योरिटी काउंसिल भेजेगा। सेकेंड, आपका आर्टिकल 32 यूनाइटेड नेशंस चार्टर का ये चीज बोलता है कि एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो कि या तो मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, या कोई भी अगर नॉन मेंबर है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आल्सो, तो दोनों सिचुएशंस हैं कि अगर तो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का बट सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है तो भी, एंड कोई भी ऐसा नॉन मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड एज वेल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इन दैट सिचुएशन अगर कोई भी डिस्प्यूट उस कंट्री के साथ अगर आ जाता है एक यूनाइटेड नेशंस या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर का, तो इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन उस कंट्री को यूनाइटेड नेशंस या सिक्योरिटी काउंसिल एक इनवाइट भेजेगा कि आपको ये डिस्प्यूट को अगर रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट आपको यहाँ पर वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली दिया गया है, एंड एवरी मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल हैज अ सिंगल वोट। ठीक है, Then, no bail on NIA cases of trial is concluded on 6 months suggested Supreme Court। तो अब यहाँ पर क्या है, NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उनका बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी केस अगर
ट्राई किया जा रहा है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, तो उस केस में आप बेल नहीं दे सकते, प्रोवाइडेड कि अगर विद इन 6 months जो एनआईए है वो अगर ऑलरेडी डिसीजन दे चुका है अपना या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके बता चुका है कि क्या यहाँ पर पूरा सिनेरियो था कि द पर्सन अरेस्टेड इज अ कल्प्रिट और नॉट, तो उसी के बेसिस पे जो है आप बेल ग्रांट कर सकते हो। बट अगर आप बोलो कि इनिशियल प्रोसीडिंग्स में या ड्यूरिंग द टाइम के जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, तो इन दैट सिचुएशन बेल जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सजेशन ही दिया है, दी जाएगी नहीं दी जाएगी वो अलग बात होती है, डिपेंड्स ऑन एनआईए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन केस चरम पे यहाँ पर पहुंच चुकी है, कौन सी साइड पे है। देन करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली आपका एक क्वेश्चन बनेगा, बट अगर आप देखो एनआईए की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है व्हेन इट कम्स टू मेंस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या देखना है, कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फर्स्ट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। कहने की बात है, बहुत छोटी सी दोनों स्टेटमेंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अगेन। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों? क्योंकि ये अब सेटअप की गई थी अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008 एंड स्पेसिफिकली शायद हम इस चीज को कर भी चुके हैं, रिपीट में आपको करवा रही हूं कि जब मुंबई के 26/11 के अटैक्स हुए थे उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इनिशियली जो ये ऑफेंसेस जो है वो इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ अथॉरिटी बीइंग एन अथॉरिटी नेशनल एजेंसी एक तरह से बना दी गई थी कि अब कोई भी ऐसे टेरर अटैक्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है, इनिशियल पर्व्यू इनका इन्वेस्टिगेट करना वही था। धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे इनके जो अब दायरा है इन्वेस्टिगेशन का उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रीटीज स्पेसिफाइड इन द एनआईए एक्ट ऑफ 2008। तो अब एनआईए को जो अमेंडमेंट के थ्रू 2019 के अंदर अब शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जिसके अंदर इंडियन सिटीजन या इंडियन इंटरेस्ट जो कि अब फॉरेन के अंदर सेटल्ड है, आउटसाइड इंडिया है, उनका इन्वेस्टिगेट करने का जो है अथॉरिटी भी दे दी गई है एंड मैंडेट भी किया गया है एनआईए को कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशंस इन कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर टेररिज्म एंड आर्म्स एक्ट ऑफ 1958। तो इनका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो एक प्रॉपर से डिफेंस के पर्सपेक्टिव से वो नहीं है, तो एक तरह से आपकी ये एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जनरली नहीं है, अगर होता है तो वो इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन सुप्रीम कोर्ट रिकॉल्स वर्डिक्ट रिजेक्टिंग ग्रीन क्लियरेंसेस। तो यहाँ पर 2024 के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था एग्जिस्टिंग बेंच ने, तो अब उस डिसीजन के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर आप नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको पहले इन्वायरमेंट की क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अब एक तरह से अधूरा डिसीजन था 2024 का। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बाद लॉन्च किए, उसके अंदर देखा गया कि क्लियरेंसेस जो रिक्विजिट क्लियरेंसेस हैं वो अब नहीं ली गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है 2025 के अंदर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस आता है, तो उन्होंने बोला एक स्पेसिफिक चीज उन्होंने बोली कि सेंटर्स ग्रांट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंट क्लियरेंसेस टू बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस अ ग्रॉस इलीगैलिटी एंड एनाथेमा। उन्होंने ये चीज बोली कि एनवायरमेंट क्लियरेंसेस जो बोली गई थी 2024 के अंदर उसके साथ कंप्लायंस तो नहीं की गई। ठीक है, तो अब 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या इस चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट कर सकता है? क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंसेस जो है वो नहीं ली गई हैं, तो क्या अब इस डिसीजन को ओवर, क्योंकि सिंस दैट डिसीजन वाज नॉट कंप्लीट, वो सिर्फ यहाँ पर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस के लिए आपको बोल रहा था, मैंडेटरी उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 2025 के अंदर क्या मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर ये डिसीजन दे देता हूं कि एनवायरमेंट क्लियरेंसेस जो है आपको रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पहले से ही लेके आनी है फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि ऑनगोइंग है, तो इन दैट सिचुएशन क्या ये चीज सही रहेगी या नहीं रहेगी? कहने का मतलब है, अगर आपको समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का एक हिदायत आई है, गाइडलाइन आई है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से प्रेसिडेंट की तरह जनरली एक्ट करती ही करती है, उस प्रेसिडेंट को वापस से अब चेंज करने का भी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि 2024 के एक जजमेंट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक गाइडलाइन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, बीट प्राइवेट कंपनी है या कोई भी अगर सरकारी कंपनी है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम कर रही है, तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अगर वो शुरू करते हैं तो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस जो है वो लेनी है आपको। ठीक है, बट उसके ऊपर सिंस ये गाइडलाइन थी तो वो काम नहीं किया गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी या इवन की प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी वो ऑनगोइंग है। तो अब 2025 के अंदर जब ये केस सामने आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उन्होंने बोला इसको एक तो मेयर गाइडलाइन से हटाकर हम अब मैंडेटरी करने वाले हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नॉलेज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली वो गाइडलाइन पास की है, तो उसके पीछे का रीजन तो कुछ होगा, ठीक है, कि क्यों आपने उसकी कंप्लायंस यहां पर नहीं दिखाई है। ये कंप्लायंस अगर मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि पिछले टाइम से अगर एप्लीकेबल कर दूं 2024 के टाइम से, जब से आपके प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो विल इट बी अ गुड थिंग टू डू। तो उन्होंने बोला कि सरकार ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की खुद की ही बातों का फायदा उठाया है। क्यों? क्योंकि अब अगर 2024 में इसको एज अ गाइडलाइन अगर दिया गया था तो उसको मैंडेटरी सरकार भी कर सकती थी लेजिस्लेशन को पास करके, बट जानबूझ के इन्होंने इन क्लियरेंसेस को खत्म किया, इन क्लियरेंसेस को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि जब भी मुद्दा आएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा मेजर प्रोजेक्ट, जैसे एम्स की बात कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसका काम ऑलरेडी नियरली कंप्लीशन पे है, जो काम भी शुरू हो चुका है, अगर हम उसकी डिमोलिशन, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट उसको देते हैं, उसकी डिमोलिशन अगर मैं आपको दे दूं, ऑर्डर दे दूं बीइंग सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की कैपेसिटी के अंदर, तो अब वो पैसा भी वेस्ट होगा, उतना टाइम भी वेस्ट होगा, उतना एफर्ट भी वेस्ट हो रहा है, और वो फीजिबल और एक लॉजिकल अप्रोच नहीं होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली, ठीक है, हम आप चालाकी कर गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि आप एक तरह से चालाकी जरूर कर गए हो कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट तो नहीं मिलेगा, तो इन प्रोजेक्ट्स को तो ऑनगोइंग तरीके से मैं नहीं रोकूंगा, आने वाले प्रोजेक्ट्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज हैं वो कंपल्सरीली लेनी ही पड़ेंगी, एंड ये नए हम जजमेंट के बेसिस पे आपको बता रहे हैं। सेकेंड चीज, आपने बोला ठीक है, कान ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लेते हैं घुमा के, उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका जो पर्टिकुलर एरिया है एनवायरमेंट क्लियरेंसेज में अगर वो कवर नहीं भी होता, कोई बात नहीं, हम पेनल्टी तो आपके ऊपर लगा सकते हैं ना, तो हम आपको पेनल्टी लगाएंगे, एंड मेजर मोटी पेनल्टी लगाएंगे कि आगे से ऐसी चालाकी एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ना करे। तो ये सिंपल सी चीज आपको बताई गई है कि एनवायरमेंट के साथ को एग्जिस्टिंग तरीके से रहना है। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट ने भी बोला था, ठीक है, जहां पे हमने इकोसेंट्रिक अप्रोच की बात की थी, तो वही चीज को यहाँ पर सरकार को लताड़ते हुए या एक तरह से बोलते हुए कि हम इस चीज को फॉलो करने ही वाले हैं। Then next, government warns against broadcast of videos justifying violence. So basically ना क्या है, अब दिल्ली का जो अब एक बहुत ही दुखद हादसा जो रेड फोर्ट वाले एरिया के आसपास हुआ, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो चुकी थी वेरियस एजेंसीज, न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा भी, वेरियस वीडियोस जो कि अब सोशल मीडिया पे भी फैली उसके द्वारा, जिसके अकॉर्डिंगली सर्टन कंपनीज एवन की न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो स्पेसिफिक लोगों के पास जाकर ये चीज़ को पूछ रहे थे या जस्टिफिकेशन मांग रहे थे कि आपको क्या लगता है कि आपके ये जो अटैक हुआ है रेड फोर्ट के आसपास वाले रीजन के अंदर, या जो ब्लास्ट हुआ है, कि इस दैट सिचुएशन के अंदर जो सरकार है वॉज दिस अटैक जस्टिफाइड। तो ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हो कि मिसलीडिंग चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी एयर हो चुकी थी। ठीक है, तो सरकार ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन वीडियोस को रिमूव करवाया है, एंड ये चीज़ को भी बोला है कि आगे से उस चीज़ को कोई अगर प्रमोट करता है या वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अब सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को एक डायरेक्ट थ्रेट है, तो उसके ऊपर आगे से कड़ी यहाँ पर जो आपके ऊपर जो आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव के तहत या एक तरह से आपके ऊपर कड़ी से कड़ी आपको सजा दी जा सकती है इन दैट सिचुएशन। अभी के लिए वार्निंग देके आपको छोड़ा जा रहा है, बीट आप कोई भी न्यूज़ एजेंसी हो या पर्सनल पर्सन हो कि जो कि अब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, बट अब आपको यहाँ पर अगेन एक ऐसा एक्ट करते हुए जो कि अब सोवरेनिटी एंड इवन की सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को अगर थ्रेट पहुंचा रहा है बाय यू कैन से कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पब्लिश होती हैं उससे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड उसी एक्ट को अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो तो और लोग भड़ककर उसी एक्ट को अगर करते हैं कमिट, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। एंड इन दैट सिचुएशन अगर ऐसी कोई इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है तो जितना भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको भी इक्वली गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये ब्रॉडकास्टर्स एंड इवन के जो लोग हैं इनको यहाँ पर हटाया जाना चाहिए। देन स्पीकर टू हेयर रिस्पॉन्सेज ऑन डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज। मैंने कल कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ऑन फायर है, उन्होंने डायरेक्टली ये चीज बोल दी थी कि 3 महीने का टाइम खत्म होने वाला है, कि अभी तक आपका व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। हालांकि कोई रिटर्न नोटिस उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है, बट ही सेइंग कि विद इन अ वीक और सो दे विल बी टेकिंग अ डिसीजन कि किस बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हमें एज पर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डिफेक्शन के साथ आपके डील करता है उसके ऊपर डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। देन सेंटर रोल्स आउट न्यू इनिशिएटिव्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स ऑपरेशंस एआई प्लेटफॉर्म टू गेट फीडबैक। तो 3 या 4 ऐसे नए इनिशिएटिव्स हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काम किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा, एंड अभी स्पेसिफिकली पब्लिक डोमेन में ही है वो, क्योंकि अभी उसके ऊपर फीडबैक लेना है, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग फेज के अंदर ही चल रहे हैं। पहला आपको मोटा मोटी चीज मैं बता देती हूँ कि क्या है। अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सोल्यूशन जो है
आशा नाम से इसको हम शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जितने भी बेनिफिशियरीज है ना जो कि रजिस्टर हो रहे हैं, ये उसको एनालाइज करेगा एंड इसको ट्रेन उस बेसिस पे किया जाएगा कि किस बेसिस पे किस क्राइटेरिया के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर किसको कितना बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये उन्हीं बेनिफिशियरीज को डायरेक्टली अब बैंक ट्रांसफर्स जो है वो कर देगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर, या एटलीस्ट बता देगा कि कितना अनाज अगर देना है किसी को तो वो किस बेसिस पर डिसाइड होगा। तो अब 20 लाख बेनिफिशियरीज जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो उन्होंने बोला कि आशा जो एआई इनिशिएटिव है इसके साथ सरकार को बेनिफिट ये हुआ कि इसको कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज नियरली अराउंड 5 लाख रुपीस, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू कि जो मैनुअली लोग इसका काम किया करते थे या मैनुअली आप वेबसाइट को खुद से ऑपरेट किया करते थे, तब कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, कि एआई के साथ जो है इसकी कॉस्ट कम हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट भी कर रहे हैं किस चीज को, क्योंकि आशा रीचेस 20 लाख बेनिफिशियरीज, तो मंथली अक्रॉस द इंडिया, तो एक पार्टनरशिप के साथ जो कि वधवानी फाउंडेशन है बैक्ड बाय इंडिया, एक ऐसा मिशन है। तो ये एआई मिशन है जो कि अब भाषिनी मल्टीलिंगुअल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेटेड है। तो भाषिनी का मेजर क्या काम था, अभी किसानों के लिए यूज किया जा रहा था ये जनरली, भाषिनी को अब इसके साथ भी इंटीग्रेट करके क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअल एक अप्रोच के साथ इसको आगे फॉरवर्ड किया जा सके, ताकि कोई भी इशू है अगर होता है तो एआई जो है रिस्पॉन्स आपका दे सके कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आती है एंड उसके पीछे का रीजन क्या है। सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि पीएम गति शक्ति जो है उसके साथ भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। पीएम गति शक्ति क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करती है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंदर आपको बीट किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक तो अनाज बेच रहे हो, एक हो सकता है कि आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो कि विद इन द कंट्री होता है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो उस चीज में अगर आप देखो कि कोई भी चीज की अवेलेबिलिटी सपोज ए जगह पे नहीं है एंड उस चीज की इंफॉर्मेशन इज आशा एआई को है, एंड वही ये चीज भी देख पा रहा है कि दूर किसी और स्टेट के अंदर जो कि बी स्टेट है वहां पे उस चीज की अवेलेबिलिटी है, अच्छे से अवेलेबिलिटी है, तो वो उसको यहाँ पर अवेल कराने के लिए ऑप्शंस विद द रिक्विजिट फीस या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ऑलरेडी करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि ऑटोमेटिव तरीके से चल रहा है। तो उसी तरीके से एआई को ट्रेन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज बोली कि 41 मॉड्यूल जो कि एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अदर कोर फंक्शन ये परफॉर्म कर सके, तो आगे से इसको उसी तरीके से ट्रेन भी किया जाएगा। दिस इज द विजन ऑफ द गवर्नमेंट कि किस तरीके से ये काम करेगा। देन स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम भी है। एग्जिम का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्जिम एक्सपोर्ट एंड आईएम इंपोर्ट। ठीक है, तो एग्जिम पोर्टल के लिए भी यहाँ पर सरकार ने स्मार्ट एग्जिम वेयरहाउस सिस्टम को भी एआई के साथ इंटीग्रेट किया है, जिसके अकॉर्डिंगली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की मैं जैसे आपको बात बता रही थी, जनरल वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के साथ वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे देगा एंड उसी तरीके से जो अनाज है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, हॉलिस्टिकली एंड लॉजिस्टिकली भी अगर आप देखो वो पॉसिबल होगा, फीजिबल होगा। तो अन्न दर्पण एक नया मल्टी क्रॉस सर्विसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एग्जिस्टिंग ऑनलाइन डिपो सिस्टम को हटाता है। पहले तो पोर्टल बनाए जा रहे थे, उस डिपो सिस्टम में अगर आपको मैनुअल एंट्रीज ही डालनी पड़ रही है तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज को पॉसिबल किया जा सकता है क्योंकि आप एआई के साथ उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अन्न दर्पण जो है वो कनेक्ट करता है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट ऑफ गुड्स, इवन सेल्स, क्वालिटी चेक करता है, लेबर को मैनेज करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग का काम भी कर सकता है इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ। तो एक तरह से सिंगल यूनिफाइड सोर्स है जो कि अब एफसीआई एंड डीएफपीडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब फूड प्रोक्योरमेंट के लिए इवन कि हमारे पास जो एफसीआई का केस है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको भी हेल्प कर सकता है ऑन अ लार्जर स्केल। ठीक है, तो इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर विजिट दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन ब्रह्मोस। तो अब इंडोनेशिया एक्वायर करना चाहता है ब्रह्मोस को भी, ठीक है, या सप्लाई चाहता है ब्रह्मोस की फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने बोला कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया बट काम कितना ज्यादा हो चुका है इसके ऊपर हम अपडेट लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस जो है इट इज अ वेरी feasible missile for them कि it can be used in the times of combat, जब जहाँ पे उनको इंडोनेशिया को जब भी कोई थ्रेट ऐसा लगता है। तो आपको ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि रेंज कितनी है 290 किलोमीटर से ज़्यादा है, स्पीड कितनी है मैक 2.8 एंड टोटली डेवलप्ड बाय इंडिया के डिफेंस डीआरडीओ की यहाँ पे बात की गई है एंड रशिया के साथ मिलकर। ठीक है, अब ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मार्क्सोवा, ठीक है, जो एक रिवर है, ठीक है, आई डोंट नो आप कैसे प्रोनाउंस करते हो बट मैं इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो अब दोनों रिवर्स के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल जो डेवलप की गई है। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। देन सेपरेट सेक्शन फॉर डिसेबल्ड पर्सन मेड इन द डीपीडीपी रूल्स। तो डीपीडीपी रूल्स आपके क्या कह रहे हैं कि अब डाटा पर्सनल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के स्पेसिफिकली ना क्या करते हैं, तो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मोटी मोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर क्या है। तो ये डेटा प्रोटेक्शन जो है चिल्ड्रन के केस में एक स्पेसिफिक
लेयर को ऐड करेगा ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि पेरेंटल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो सिमिलर ही कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने डिसेबल्ड लोगों के लिए भी इसको ऐड कर दिया है। ये एडिशनल जो लेयर है कि गार्डियन की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी फॉर डिसेबल्ड पर्सन, वो चीज़ भी यहाँ पर ऐड की गई है। चलो ये अच्छी बात है, ठीक है। बट उसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कैटेगराइजेशन जो है डिसेबल्ड पर्सन की उसके अंदर अलग से नहीं आएगी, उसको क्लब कर दिया गया है विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि एक मुद्दा है कि एक बच्चा जो है वो डिसेबल्ड पर्सन जो है वो सेम कंटेंट तो कंज्यूम नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। तो चाहे एक व्यक्ति जो कि अब माइनर नहीं है, जो कि एक मेजर व्यक्ति है, अब वो अगर डिसेबल्ड है तो उसको बच्चों वाला कंटेंट तो नहीं चाहिए होगा। चलो गार्डियनशिप के अकॉर्डिंगली अगर आप अप्रूव कर भी देते हो तो कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो बीइंग एन एडल्ट वो देख सकता है, बट उसके लिए उसको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर में नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि बच्चों को अगर कोई भी आप गार्डियन बीइंग अ गार्डियन अप्रूवल दे भी देते हो तो देयर इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट यू नीड टू रीड एट लीस्ट वंस, एंड उसी के बेसिस पे डेमो आपको दिया जाता है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा इन केस अगर आप पेरेंटल जो कंट्रोल या पेरेंटल एडवाइजरी के बेसिस पे कि किस तरीके से आपको बच्चों का कंट्रोल रखना है काम के ऊपर या डेटा प्रोटेक्शन के लिए। वो सेम ऐसा किसी भी तरीके का जो आप कह सकते हो डेमो है या डिमॉन्स्ट्रेशन है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं है। तो उस टाइम पे आप उनको मेजर की तरह कंसिडर कर रहे हो। पहले आप उनको बच्चों की कैटेगरी में डाल रहे हो, अब आपको सिंस आपको पता है कि वो एक मेजर भी हो सकता है डिसेबल्ड व्यक्ति, बट अब आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई डिमॉन्स्ट्रेशन आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि एक दिक्कत की तरह यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, तो अब उसी के बेसिस पे यहाँ पे ना चलता जा रहा है, आपस में बात करते जा रहे हैं। न्यूज़ का जो आर्टिकल आपका यही है कि एक साइड ये बोल रही है, दूसरी साइड ये बोल रही है, बट मेजर सी बात आपकी यही चीज़ कह रही है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस है, बिहेवियरल मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बच्चों के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, उसका डेटा कलेक्शन उसके अंदर होगा, जो कि अब इवन के अगेन फॉर डिसेबल्ड पर्सन जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो प्रैक्टिकलिटीज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रूल्स एंड द लैंग्वेज ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इज वेरी वेग, तो बहुत ज़्यादा वेग है यहाँ पर। एंड मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही आती है कि आपका जो ड्राफ्ट रूल्स है उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि जो गार्डियनशिप है किसी भी व्यक्ति की वो किस बेसिस पर डिसाइड की जाएगी, यानी कि या वो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी एंड देन मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, या जो राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 वुड बी कंसिडर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि दोनों के जो अब आइडियाज है वो दोनों अलग है, ठीक है, कि वो दोनों के कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखोगे यहाँ पर वो अब गार्डियनशिप को लेकर डिफरेंट है। तो आप किसको फॉलो करोगे ये चीज़ भी क्लैरिटी से नहीं बताई गई है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे गार्डियनशिप जो है वो पार्टली डिटर्मिन की गई है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ 1999 का लॉ, जो कि क्लियरली खुद से भी डिफाइन नहीं करता इन सारी चीज़ों को। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज में ये चीज़ बोली गई है कि गार्डियनशिप जो है अंडर RPWD एक्ट के साथ होनी चाहिए। RPWD एक्ट जो है 2016 के एक्ट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ये बोल रही है आपकी, बट उसके बेसिस पे अगर आप एक्ट की यहाँ पर बात करो उसके अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। देन टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट सीज शार्प डिक्लाइन इन अक्टूबर। तो उन्होंने बोला कि टैरिफ्स जो यूएसए की वजह से 50% टैरिफ्स है, उसकी वजह से आप देखो कि इम्पोर्ट्स तो यहाँ पर हो रहे हैं, इम्पोर्ट के लिए यूएसए के अंदर ऑर्डर्स तो है आ रहे हैं, नॉर्मल रेट्स पे आ रहे हैं। सिंस अब जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो इंडियन कंपनीज को देना पड़ता है, तो हैवी डिस्काउंट्स पे ऑलरेडी उनको चीज़ें अप्लाई मतलब भेजी जा रही हैं, जिस वजह से जो सेक्टर है टेक्सटाइल का हो गया, अपैरल्स का हो गया, उनको हेवी लॉसेज इनकर करने पड़ रहे हैं। एंड वो सरकार से यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से कॉम्पनसेट किया जा सके इफ पॉसिबल। बट उसके अलावा अगर आप देखो यूएसए के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे चाइना के साथ हमारा अपैरल्स का या डिफरेंट एरियाज के अंदर अगर आप देखोगे कि जो ट्रेड है वो पहले से बेटर हुआ है, कि एक्सपोर्ट ऑफ जूट एंड इवन कारपेट जो है वो 27.27% से गिर गए हैं, ठीक है, जूट के केस में। एंड कारपेट के केस में 15.8% से वो गिर गए हैं। कॉटन यार्न फैब्रिक्स एंड मेडअप जो है 13.31% से डिक्लाइन हुए हैं। एंड ऑल टुगेदर अगर आप देखो 12.91% से जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में गिरा है, ठीक है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि 17 नए एप्लीकेशंस क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के 2374 करोड़ के अब सरकार ने अप्रूव किए हैं। एंड उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है उसको बनाया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडिया खुद से ही ऑल्टरनेटिव ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी बोली, हमने रिसेंटली ये भी डिस्कस किया था कि पॉलीमर्स के केसेस में जो रॉ मटेरियल्स अगर आप इंपोर्ट करो उसके ऊपर जो क्वालिटी चेक है उसको भी हटा दिया गया है ना। तो अगर वो हटा दिया गया है वो भी एक तरह से लॉन्गर टर्म में बेनिफिशियल ही रहेगा। देन मॉडिफाइड उड़ान प्रपोज एट ₹30,000 करोड़। तो अब उड़े देश का आम नागरिक सरकार की एक ऐसी पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंगली अब उन्होंने बोला था कि हम वायबिलिटी गैप को फुलफिल करेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं या एरियाज हैं जो कि Tier 2 सिटीज़ भी हैं, इवन Tier 3 सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर अब एयरपोर्ट होता ही नहीं है एग्जिस्टेंस
डिस्टेंस के अंदर। तो लोगों को क्या करना पड़ता है, अब सपोज अगर आपको फ्लाइट लेनी है फॉर एग्जाम्पल किसी इंटीरियर रीजन ऑफ पंजाब से, आपको स्पेसिफिकली चंडीगढ़ आना पड़ेगा फॉर अ फ्लाइट, एंड इफ नॉट चंडीगढ़ आपको दिल्ली आना पड़ेगा फॉर अ फ्लाइट। तो इतनी दूर आप ऑलरेडी चल के आ रहे हो, तो वो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में और ज़्यादा ऐड करता है। तो हम छोटे छोटे रीजन्स के अंदर जहाँ पे फिजिबिलिटी है एंड डिमांड भी है एंड एक सर्टन पॉपुलेशन लिमिट भी है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए एयरपोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो उसको उड़ान स्कीम बोला गया एंड स्पेसिफिकली ये चीज़ बोला गया कि मिनिमम अमाउंट या इवन के एक कैप लगाया गया था, मिनिमम नहीं कैप लगाया था, टॉप लिमिट लगा दी गई थी कि 2500 से ऊपर आपकी जो बेस फेयर है ऑफर टिकट नहीं होना चाहिए, एंड उससे एक्स्ट्रा जितना भी पैसा कोई भी फ्लाइट को अगर पड़ता है कंप्लीट करने के लिए, तो वो वाइबिलिटी गैप को सरकार फुलफिल करेगी। तो उड़े देश का आम नागरिक का बेसिक आइडिया, जो बेसिक विजन जो प्रधानमंत्री का यही था कि चप्पल पहन के भी लोग अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी इतनी महंगी चीज़ को, बट वो एयरप्लेन्स को अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने देखा कि ऐसे जो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके ये जो चरण है, मॉडिफाइड प्लान का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि वेरियस एस्पेक्ट, पहले उड़ान 1.0 था, 2.0 3.0 वर्जन भी आ चुका है उसका। तो अब धीरे धीरे करके ना अब वो एयरपोर्ट से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 30,000 करोड़ जो ऑलरेडी हुआ था उसके अंदर से 18,000 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी लग चुके हैं स्कीम के ऊपर, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अभी भी अंडर सर्व्ड हैं, तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। एंड जो कि अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से एंड इवन के हेलीकॉप्टर्स हैं, छोटी फ्लाइट्स भी हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए कि रिमेनिंग जो 12,000 करोड़ हैं उनको हम और ज़्यादा जुडिशियसली उनको अप्लाई करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट उससे आ सके। ठीक है, तो ये सिंपल से आपकी न्यूज़ कहती है। देन चाइना वोज प्रोटेक्ट सेफ्टी फॉर फॉरेनर्स इन द कंट्री। सो अब क्या है, अब चाइना और ताइवान का इशू चलता जा रहा है, जापान के साथ भी अब चाइना का सिनकाकू आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट चलता जा रहा है। तो अब देखोगे साउथ चाइना सी एंड इवन ईस्ट चाइना सी जो है वहाँ पर जो जापान और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, है ना। तो अब ताइवान जो कि इनिशियली उसका आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ताइवान का, कि एक तरह से सिविल वॉर वाली सिचुएशन ही हो गई थी पहले चाइना के अंदर। तो जो लोग हैं अब जो ऑन द अदर साइड थे, जो कि लूजिंग साइड थे, वो भागकर ताइवान चले गए, जो कि ओरिजिनली अब एक टेरिटरी ऑफ चाइना ही है ना, जिसने अपने आप को एक ऑटोनॉमस रीजन जो है घोषित कर दिया उसके बाद से। तो ये कॉन्टेंट जो है या ये जो लड़ाई है उस टाइम से चल रही है। तो अब जापान ने बोला था कि इन एनी केस चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो जापान विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जो कि अब ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के अगेंस्ट अटैक करेगा। तो इन दैट सिचुएशन चाइना ने पहली बार ऐसे ओपन कोई स्टेटमेंट दी है कि अगर ऐसा कोई अटैक चाइना के ऊपर होता है, वी आर प्लेजिंग सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, जो कि फॉरेनर्स भी हैं अगर चाइना के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं या रहने आए हैं या किसी भी वजह से XYZ रीजन की वजह से अगर वो आए हैं, तो चाइना जो है इतना ज़्यादा एडमेंट है कि अगर ऐसा कोई अटैक जापान की तरफ से होता है वी विल बी एबल टू सेव यू। ठीक है, तो एक तरह से मतलब उन्होंने भी काउंटर में यहाँ पे एक धमकी दे दी है। देन रशिया टू ओके अबाउट 25 फिशरी यूनिट्स फॉर एक्सपोर्ट्स। अब देखो रशिया के साथ ऑटोमेटिकली जो है ये सिचुएशन ठीक होती जा रही है। क्यों? क्योंकि रशिया इनिशियली इंडिया को सप्लाई दे रहा था ऑयल की, है ना, उस पर यूएसए को दिक्कत हो रही थी। बट अब यूएसए को कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि रशिया से हम अगर कोई और चीज़ें खरीद रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि मेजर ऑल्टरनेटिव रशिया का जो ऑयल है उसके लिए अब यूएसए ही था, है ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब ऑल टुगेदर ये जियोपॉलिटिक्स आपकी ये चीज़ बोलती है कि यूएसए वांटेड कि महंगा तेल इंडिया उनसे खरीद ले रादर देन चीपर रेट जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर सके। तो अब जो टैरिफ लगाने का बेसिक रीज़न यही ना कि अच्छा आपको सस्ते में तेल मिल गया वहाँ से कोई बात नहीं, अब आपने हमसे तेल नहीं खरीदा महंगे में, हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे चल रही है कि आप अगर पैसा वहाँ से बचा रहे हो तो यहाँ पे आपका पैसा मैं ज़्यादा लगवाऊंगा। तो ये चीज़ चल रही है। ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आई एम एट अ बेटर पोजीशन देन द अदर नेशन, जो कि अभी दिखता है हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो वो जो चीज़ें दिखती हैं उसी के बेसिस पे उन्होंने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोला कि हाँ अगर आप वहाँ से सस्ता तेल इंपोर्ट कर रहे थे कोई बात नहीं, आपने हमारी उस टाइम पे बात नहीं सुनी, हम आपको यहाँ पर बेटर रेट्स पे इवन की चाहे उनसे महंगे रेट पे, अगर रशिया से महंगे रेट पे यूएसए प्रोवाइड करता, बट आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने हमारे इकोनॉमिक टाइज को इतना कंसिडरेशन भी नहीं रखा, तो अब चलो आपके ऊपर है कि यू हैव टू बेयर द बर्डन ऑफ इट, है ना। तो इसी वजह से सब्सिडी जो है, सब्सिडी कह रही सॉरी, कि जो अब टैक्स को लेकर या ऑल टुगेदर अगर आप देखो टैरिफ्स जो है 50% लगा दिए गए हैं। देन ब्राज़ील earmarks न्यू इंडिजिनस टेरिटरीज एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट। तो अब क्या है ब्राज़ील के यहाँ पर आप देख रहे हो COP30 के अंदर इस टाइम पे जो प्रेसिडेंसी है COP30 में उन्हीं की चल रही है। तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से अभी सिंस COP30 का समिट जो है ऑनगोइंग भी है एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रोटेस्ट किस लिए चल रहे थे कि जो एक तो समिट से पहले उन्होंने डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट किया है, बट उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वहाँ पर इन पावर इन ब्राज़ील, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि इसको ट्राइबल लोगों को वहाँ पे ही, अब
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उनकी फॉरेन नेशंस के अंदर भी अगर आप देखोगे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको ये चीज़ बोली गई थी उनके प्रोपेगेंडा के अंदर सरकार के द्वारा, जब उन्होंने इलेक्शंस की बात की थी कि एक स्पेसिफिक रीजन जो है आपको बाइफर्केट करके दे दिया जाएगा कि वो रीजन जो है आप उसी के एंडेमिक रह जाओगे, ठीक है, कि उसको उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन बेटर तरीके से होगी। एंड स्पेसिफिकली जो रीजन्स अगर वो डिफाइड हो जाती हैं तो इन दैट सिचुएशन बेटर अगर डीमार्केशन होती है, तो अगर आगे से कोई भी फॉरेस्ट राइट्स की एक्सरसाइज की बात की जा रही है यहाँ पे कि फॉरेस्ट राइट्स है बेटर तरीके से एक्सरसाइज हो पाएंगे ना, आसपास वाले जो ऑलरेडी फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, ओरिजिनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, वो अब सिंस अब उनका वो घर बन जाएगा तो वो अब इस वजह से क्या होगा कि उस एरिया को अपना कह पाएंगे। तो इससे एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इवन कि डिफॉरेस्टेशन के मुद्दे को काफी हद तक रोका जा सकता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के। तो अब उसी एरिया को के लिए वो डिमांड कर रहे थे कि इतना टाइम हो गया, अब तो प्रेसिडेंसी भी ब्राजील की है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इंटरनेशनल पोर्टल पे या लेवल पे बोल रहे हो कि हमें अलग से ऐसा फंड चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, XYZ चीज़ें जो हमने कल परसों डिस्कस की हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको चाहिए, बट आप हमारे लोगों की यहाँ पे बात नहीं सुन रहे कि आपका ये मैनिफेस्टो का इवन की पार्ट था, ये इलेक्शन की कैंपेन का पार्ट था। अब हमें क्या करना है, इंडिजिनस एरियाज चाहिए, जिसको ब्राजील की गवर्नमेंट ने अब दे दिया है, ठीक है। तो नई टेरिटरी 7 स्टेट्स एंड बेनिफिट करेगी पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज, जो कि अब मुंदुरुकु, देन तुपीनाम्बा, देन गुआरानी कावा एंड पताक्सो। तो ये रीजन्स जो हैं, टेरिटरीज जो हैं, इन स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो इंडिजिनस लोग हैं ऑफ अफ्रीका, उनको बेनिफिट करेगी, ठीक है। तो प्रेशर के अंडर नेगोशिएशन जो है वो कंडक्ट की गई, फाइनली इस चीज़ को अप्रूवल मिल गई, ठीक है, कि ब्राज़ील का जो टोटल एरिया उसमें से 13.8% ऑफ द एरिया जो है, टेरिटरी जो है, वो अब यही इंडिजिनस लोगों के पास है, ठीक है। एंड साइंटिस्ट ने ये कहा है कि डिमार्केशन ऑफ दीज एरियाज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट एज अ होल, क्योंकि वो बेटर इन टच है विद द नेचर, राइट। तो अब इसी चीज़ से हम कंक्लूड कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस फॉर ऑप्शनल्स एज वेल एज फॉर जीएस 2026 के अवेलेबल हैं, 2027 के भी अवेलेबल हैं। कोई भी कोर्स की अगर इंक्वायरी आप करना चाहते हो तो 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड एक और चीज़, अगर आप इस पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन आज के आर्टिकल्स हो गए, कल के प्रीवियस कोई भी आर्टिकल है, उसके अगर रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली अटेम्प्ट करना चाहते हो क्विज, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट टाइम क्विज अटेम्प्ट करोगे, बट क्विज को अगर आप मार्क्स देखना चाहते हो उसके लिए आपको फ्री में अकाउंट की तरह अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर होगा, वो आपकी डिटेल्स वहां पर मांगी जाएंगी। उसके बाद आप प्रीवियस जो क्विज है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। उससे आपको फायदा क्या होगा रजिस्टर करने के बाद, कि जैसे जैसे बच्चे उसको अटेम्प्ट करते जाएंगे आपका जो स्कोर है आपको दिखता जाएगा, ठीक है। तो फॉर बेटर कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अब एआई के साथ इंटीग्रेट किया है हमने, एंड ऑल टुगेदर इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज बेस है वो भी बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव नेचर जो है आपके अंदर ऑलरेडी आती रहेगी। तो आप ये भी कर सकते हो कि वीडियो अभी ना देखो, सपोज करो आप पहले क्विज को अटेम्प्ट करो, फिर एक्सप्लेनेशन के लिए आप एज अ वीडियो लेक्चर भी इसके पास आ सकते हो, एज अ वीडियो कॉन्टेंट लेक्चर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए आप इस लेक्चर्स को तब भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यूपीपीसीएस का बैच भी अभी अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच फॉर 2026। सेम आपके पास टोल फ्री नंबर है, कोर्सेज की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड हम लॉन्च करने जा रहे हैं, लॉन्च भी का कंडक्ट कर रहे हैं अब प्रीलिम्स के लिए फॉर पंजाब पीसीएस 2025, एक ओपन मॉक टेस्ट जहाँ पे जीएस एंड सीसैट दोनों का आपको सेपरेटली टेस्ट देना पड़ेगा एज पर द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो ये जो अब क्विज है वो अब 23 नवंबर 2025 विच इज़ अ संडे 12 AM को लाइव हो जाएगा, एंड 11:59 तक आप कभी भी विद इन दिस टाइम स्पैन पेपर दे सकते हो। बट ऐसा है कि अगर आप एक बार टेस्ट शुरू कर दोगे तो आपको 2 घंटे फॉर जीएस एंड 2 घंटे फॉर सीसैट, कभी भी आप पेपर दे सकते हो, बट टाइम अगर आप शुरू कर देते हो तो आपको 2 घंटे पूरे के पूरे डेडिकेट करके आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे टाइम रिलैक्सेशन दी गई है। तो कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।